आपने अस्थमा इस बीमारी का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं अस्थमा हमें या हमारे परिवार में किसी को हुआ तो इसके लक्षण क्या होते हैं? और अगर हमें इस बीमारी की जानकारी नहीं है तो ये जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए इसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अस्थमा दिवस के चलते आज हमें अस्थमा इस बीमारी की संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है अकोला स्थित होप हॉस्पिटल के प्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मतीन अहमद शेख। तो आइए जानते हैं इनसे अस्थमा इस रोग के कारण, लक्षण, जांच और उपचार संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मतीन शेख है। मैं एक कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, चेस्ट फिजिशियन हूँ, वर्किंग एट होप चेस्ट क्लिनिक एंड होप हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर, दामले चौक, अकोला। सर, आप मुझे बताइए कि आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक बहुत पेचीदा ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सोचते ही लोग बहुत परेशान से हो जाते हैं। सर, क्या होता है अस्थमा, क्या है? अस्थमा बेसिकली एक एयरवे डिजीज़ है, सांस की नली की बीमारी है। इसमें सांस की नली पे इसमें सांस की नली पे सूजन आती है। आइडियली देखा जाए तो इसमें कुछ हेरिडिटरी कंपोनेंट होता है, विरासती तौर पे भी होती है बीमारी, और कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिकॉज ऑफ एलर्जेंस होता है, एलर्जी के कारण अस्थमा डेवलप होता है, और उसके कारण जो है तो अस्थमा सांस की नली पे सूजन आ जाती है। और उसके साथ ही अस्थमा के जो सिम्टम्स रहते हैं, लक्षण होते हैं, वो साथ में प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि छाती में घर की आवाज़ आना, खांसी होना, सांस की दिक्कत का होना। कभी कभी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस वाले सिम्टम्स भी इसके साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट, जैसे नाक में खुजली आना, छींके आना, नाक बंद होना, नाक बहना, इस तरह के लक्षण होते हैं इसमें। सर, तो ये जो अस्थमा के आपने लक्षण बताया, इसमें ये किसी पर्टिकुलर एज में होते हैं या किसी भी एज के व्यक्ति को ये हो सकता है? देखिए, पहले इससे माना जाता था कि ये चाइल्डहुड सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, बचपन से बाल अस्थमा होता है, इस तरह का पहले माना जाता था। बट नाउ डेज अस्थमा जो है तो ये अम्ब्रेला टर्म है, तो इसमें अर्ली ऑनसेट अस्थमा होता है, लेट ऑनसेट अस्थमा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली ऑनसेट अस्थमा होता है, डेट इज़ बिफोर 40s, 40 साल के पहली उम्र में अस्थमा का होना ये कॉमन है। बट ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि 40 साल के बाद सिम्टम्स आते हैं, और इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे ओबेसिटी का होना, स्मोकिंग का होना, जो इसको प्रोन करता है पेशेंट को, पर्सन को अस्थमा के लिए आफ्टर 40 years ऑफ एज। किस तरह हम पहचानेंगे कि ये अस्थमा है, किस तरह इसको डायग्नोस करेंगे, क्या करेंगे? राइट, देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया हूँ कि 40% ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स जो है तो प्रोन होते हैं एलर्जिक अस्थमा डेवलप होने के लिए। तो जो भी पेशेंट के अंदर रिकरेंट स्नीजिंग होना, छींके आना, नाक नेज़ल कंजेशंस होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं, और साथ में परसिस्टेंट कफ रहता है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये जो पेशेंट्स होते हैं, पर्सन होते हैं, ये प्रोन होते हैं एलर्जिक अस्थमा डेवलप होने के लिए। अस्थमा के लक्षण क्या होते हैं, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे अस्थमा को पहचानें। तो अस्थमा के जो लक्षण होते हैं, जिसे हम सिम्टम्स बोलते हैं, तो इसमें ये होता है कि पेशेंट को परसिस्टेंट कफ रहता है, चेस्ट टाइटनेस रहता है, और VCT की जैसी आवाज़ आती है, छाती घर की जैसी आवाज़ आती है छाती से, और साथ में सीवियर स्टेज के अंदर जो है तो उसको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के ये लक्षण होते हैं जिसे हमें समझना चाहिए, और एज अर्ली एज हमारे नियर बाय फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके अलावा ये भी होता है कि ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है। ट्रिगरिंग फैक्टर ये होते हैं कि डस्ट, फ्यूम्स, स्मोक, और फिदर है, और जो है तो हाउस डस्ट माइट्स है, इसके कारण ये जो है तो ट्रिगर होता है। समटाइम्स पेशेंट ये प्रेजेंट करता है कि मैं घर पे रहता हूँ तो अच्छा रहता है, और काम के लिए जाता हूँ तब ये ट्रिगर होता है। तो इस तरह से भी होता है कि जो ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है ये इसी तरह से प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हमें एक हिंट होता है कि इशारा होता है कि इट्स इज़ रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल अस्थमा। इसके अलावा ये होता है कि हम अस्थमा को मॉनिटर कैसे करें। तो अस्थमा का मॉनिटरिंग के लिए जो बेस्ट डिवाइस होता है डेट इज़ पीक फ्लो मीटर। पीक फ्लो मीटर में बेस्ट
वैल्यू निकाला जाता है पर्सन का, सब्जेक्टिव रहता है, और उसके अंदर हमें इट हेल्प फॉर अस्थमा एक्शन प्लान के इमरजेंसी के अंदर हमें कैसा ये करना है। तो पीक फ्लो मीटर के हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बेस्ट वैल्यू क्या है, और इसको हम डेली मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दवाई का रिस्पांस कैसा है, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो क्या अस्थमा हमारा सीवियरिटी बढ़ रहा है या अस्थमा का अटैक आ रहा है, इस तरह से एक्सरबेशन हो रहा है क्या, वो चीज़ हमें हेल्प होती है पीक फ्लो मीटर की हेल्प से। सर अगर इलाज की हम बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो अस्थमा का ट्रीटमेंट इस आधुनिक समय में कौन कौन सी पद्धतियों से अस्थमा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है? देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स अगर देखा जाए, अस्थमा का बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो इनहेलर है। इनहेलर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अस्थमा। और उसके अलावा जो दवाई होती है वो कुछ ओरल फॉर्म में होती है, कुछ इनहेल्ड फॉर्म में होती है, जैसा कि मैंने बताया आपको इनहेलर्स होते हैं। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले तो डायग्नोस किया जाता है अस्थमा का जो डायग्नोसिस होता है डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आमतौर पे स्पेशली हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या होता है कि किसी को भी सांस की दिक्कत हो जाए तो उसको दमा कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ अदर बीमारी है जैसे COPD है, जिसको आमतौर पे हम काला दमा कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है जैसे कि फाइब्रोसिस है, इस ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की कुछ बीमारियाँ हैं जो उसके साथ उस तरह के लक्षण होते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस करना चाहिए कि ये एग्जैक्टली अस्थमा है या कुछ और चीज़ है। तो अस्थमा के लिए हम जो है तो डायग्नोसिस मेनली स्पायरोमेट्री से करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, उसमें हमें पता चलता है वेदर इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न अगर रहता है तो ये मोर मेनली एयरवे डिजीज़ होता है। उसी के अंदर हमें ये देखना है कि रिवर्सिबिलिटी है क्या। अगर रिवर्सिबिलिटी रहता है तो इट इज़ अस्थमा, और अगर रिवर्सिबिलिटी नहीं रहता तो ये COPD की तरफ जाता है। सर अगर बात करें मीट के बारे में, तो अस्थमा को लेकर बहुत सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग मिथ्स हैं। जैसे प्याज खाए तो अस्थमा ठीक हो जाएगा, अस्थमा होना एक बहुत बड़ा अभिशाप भी माना जाता है। अगर इनहेलर की अगर बात की जाए तो जिसको इनहेलर यूज़ करने दिया जाता है वो ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, इनहेलर हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, आदत लग जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह के जो समाज में मिथ्स हैं, ठीक है, या इनहेलर यूज़ करने वाले लोगों को समाज वाले देखने का तरीका है, इसके ऊपर क्या कहना है? और देखिए, बहुत सारे मिथ हैं, जैसे आपने कहा है, मोस्ट कॉमन यही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम इनहेलर यूज़ करेंगे तो क्या इसकी आदत हो जाएगी, क्या इनहेलर के बिना इसका इलाज पॉसिबल है। तो हाँ, ऐसे हम कह सकते हैं कि मेन ट्रीटमेंट जो है इसका वो इनहेलर है। इनहेलर के बारे में जो मिथ है ये बहुत गलत है। देखिए, ये बीमारी है और इसका इलाज जो है तो कुछ मेडिसिन है, ये एक तरह के मेडिसिन का फॉर्म है। जैसे कफ सिरप होता है, जैसे कैप्सूल होता है, जैसे टैबलेट फॉर्म होता है, इंजेक्टेबल फॉर्म होता है, वैसे ये इनहेलर फॉर्म। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है, तो ये बहुत गलत फहमी है। और जो ये एयरवे डिजीज़ है इसका ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। इसमें अगर आप देखते हो इनहेलर पे जो मेडिसिन लिखा हुआ रहता है ये माइक्रोग्राम में होता है, बहुत कम मेडिसिन होता है, और ये डायरेक्टली एयरवे पे असर करता है। तो इट इज़ वेरी सेफ, बहुत सेफ मेडिसिन है इनहेलर, और इसके ऑलमोस्ट नहीं के बराबर साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसमें। अगर हम होप चेस्ट क्लिनिक की बात अगर करें या होप क्रिटिकल केयर की बात करें तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है? देखिए, हमारे यहाँ पे बेसिकली फ्रॉम OPD टू ICU बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। जैसे हमारे यहाँ पे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, लंग फंक्शन टेस्ट होता है, एलर्जी टेस्ट होती है, जो मेनली अस्थमा के अंदर ये भी देखा जाता है कि अगर एलर्जी का अस्थमा है तो कौन सी चीज़ों से एलर्जी है वो टेस्ट होती है। उसके अलावा हमारा जो है तो जनरल वार्ड है, स्पेशल वार्ड है, ICU है। ICU के अंदर बाईपैप की सुविधा है, सेंट्रल O2 है, एंड वेंटिलेटर की सुविधाएं भी है। जी, अगर किसी को छाती रोग से संबंधित किसी भी व्याधि के लिए आपसे संपर्क करना है या आपसे परामर्श लेना है तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारा ब्रॉडली हम जो है तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स अवेलेबल है। हमारा जो पता है OPD का होप चेस्ट क्लिनिक, दीपक चौक, हनुमान बस्ती, ये एड्रेस है। ये ऑलमोस्ट 24 आवर्स ओपन होता है, और कभी भी आप जो है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, डेट इज़ 9769998951।